सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। दुनिया की बड़ी मईशतों की अगर हम बात करें तो पिछले 50 से 60 साल में चाइना का जो मॉडल है एक कामयाब मॉडल के तौर पर सामने आता है, जहां 60 से 70 करोड़ अफराद को पिछले 50 साल में उन्होंने गुर्बत की लकीर से नीचे निकाला। दीगर जो मईशतें उनके मुकाबले में उन्होंने क्या मुख्तलिफ किया है और क्या दूसरी मईशतों को करना चाहिए, इस पर एक मुख्तसर ज़रा हम जायज़ा पेश करते हैं और फिर मेहमान से भी इस सिलसिले में गुफ्तगू हम करते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि चाइना सिर्फ शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के सख्त कंट्रोल में चलता है, लेकिन हकीकत में चाइना दरअसल 3 ताकतवर और एक साथ जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स के जरिए चलता है जो मुकाबले के साथ कारकर्दगी को भी अहमियत देते हैं और यूं तरक्की का सफर आगे से आगे ही बढ़ता चला जाता है। अब इसमें पहला स्ट्रक्चर है मेयर इकोनॉमी का। इसमें शहर के मेयर और सूबे के नुमाइंदे सीईओस की तरह काम करते हैं। उनकी तरक्की और प्रमोशन डिपेंड करती है कि शहर की मौशी कारकर्दगी के साथ साथ रोजगार और इन्वेस्टमेंट कितनी बेहतर तरीके से चल रही है। बीजिंग बड़े टारगेट्स तय करता है मगर इंप्लीमेंटेशन मकामी हुकूमतें करती हैं। इसी मुकाबले ने शेंजन जैसे शहरों को भी आलमी माशी ताकत बना दिया है और ये मॉडल्स उनके दूसरे शहरों में इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर दूसरा स्ट्रक्चर नॉमेनक्लेचर सिस्टम है। ये कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा एचआर सिस्टम है जो करोड़ों अफसरान की निगरानी के साथ तरबियत और तरक्की पर नजर रखता है। अफसरान को इम्तिहानात के साथ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स और तबादलों के जरिए चेक किया जाता है, यानी चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बहुत सख्त है। शी जिनपिंग खुद इसी निज़ाम से 30 साल में ऊपर आए हैं। इससे सिस्टम में एक तसलसल आता है, कंटिन्यूटी रहती है और डिसिप्लिन कायम रहता है। कहीं भी डिसिप्लिन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती, कहीं कोई करप्शन नहीं होती। तीसरा मॉडल रियासत और निजी शोबे का मिला जुला सिस्टम है। कुछ इदारे मुकम्मल तौर पर सरकारी होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं और कुछ दरमियान के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करते हैं। और प्राइवेट कंपनीज तरक्की करती हैं मगर पार्टी की हुदूद में। अगर कोई ज़्यादा ताकतवर हो जाए तो रियासत फिर मुदाखलत करती है, यानी किसी एक की मोनोपोली कबूल नहीं की जाती। एक शफाफ सिस्टम के तहत काम होता है। आज चाइना की जीडीपी के बजाय मुश्तरका खुशहाली के साथ अदम मसावत और स्टेबिलिटी पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और ये मॉडल ताकतवर भी है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ज़ाहिर किसी हद तक के खतरात पूरे हैं, लेकिन जब चेक एंड बैलेंस मजबूत होता है तो फिर कहीं कोई रुकावट खासतौर पर नहीं आती। अब चाइना ने अपनी पर कैपिटा इनकम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए बढ़ाई, लोगों को इसी तरह से गुर्बत से नीचे से निकाला है। पाकिस्तान में ये किस तरह से फॉलो हो सकते हैं? क्या इनका 10 से 15% भी अगर हम फॉलो करें तो जो हमारी इस वक्त एक मईशत मझधार में फंसी हुई है, जिसमें थोड़ी बहुत बेहतरी पिछले कुछ दिनों में आ रही है, तो क्या उसमें मजीद बेहतरी आ सकती है और क्या ये कामयाब मॉडल्स हम कामयाबी के साथ अपना सकते हैं? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खुर्शीद निज़ाम साहब प्रेसिडेंट हैं ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं ये इनसे पाकिस्तान या दीगर जो तरक्की पजीर मईशतें वो कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं? यानी चाइना के फुट स्टेप्स को हम कामयाबी के साथ फॉलो कर सकते हैं या नहीं, और ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा? शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बिल्कुल चाइना का तो आपने सब जिक्र कर ही दिया है माशाल्लाह। हमको पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिहाज से थोड़ा सा इसको अपने एनवायरनमेंट में मॉडिफाई करना पड़ेगा। और एक बात कंफर्म है कि सक्सेसफुल स्ट्रेटजी क्या है कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर्ड करें और लोकल गवर्नमेंट में इसको काउंसिलर तक ले जाएं। मेयर इकोनॉमी से मतलब ये नहीं कि डिसीजन सारा मेयर करेगा, नहीं, डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर करें जिसमें वो फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी काउंसिलर लेवल तक हो, ताकि अपने एरिया में वो डिसीजन भी ले सकें, अपने एरिया में वो एफडीआई भी बाहर से ला सकें, जॉइंट वेंचर भी कर सकें और अपने एरिया में एजुकेशन भी जिस लेवल की भी करना चाहे उनको पूरी पावर हो उस काउंसिलर को उस एरिया तक। अगर हमने ये पूरे पाकिस्तान में सिंपल सा यही फॉर्मूला अपना लिया तो आप यकीन मानिए पाकिस्तान की इकोनॉमी 5 साल के अंदर 7% जीडीपी इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये कि हम इसमें करें क्या? हमने बना दिया काउंसिलर्स, इसको फोकस क्या करें? हम लोग बहुत ज्यादा फोकस, जो मेरा ख्याल है, करते हैं एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात होती है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है कि आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले तो फैक्ट्री बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं, तो ये एक समझ ली इसी में 3 साल से 5 साल गुजर जाता है, फिर एक्सपोर्ट जाके आपका बढ़ता है। हमारे पास टाइम नहीं है। हमको फास्ट ट्रैक में क्या कर सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? ह्यूमन कैपिटल।
ह्यूमन कैपिटल और आईटी लिटरेट हमारे पास बहुत लोग हैं जो कि ऑलरेडी है भी, जो कि यूनिवर्सिटीज भी बना रहे हैं और कॉलेजेस भी। हमको पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको AI चैट GPT मैंडेटरी कर देना चाहिए स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर। सही। वजह क्या है, हम लोग सर्विस इंडस्ट्री पे तवज्जो नहीं देते। दुनिया में सर्विस इंडस्ट्री इज 60% GDP ऑफ द होल वर्ल्ड इज सर्विस इंडस्ट्री, 40% इज मैन्युफैक्चरिंग। तो हमको फोकस तो मेजोरिटी पे करना चाहिए ना, यही हमारी स्ट्रेंथ है। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। देखिए, अब अल्लाह ताला ने हमको ह्यूमन कैपिटल दिया हुआ है, तो ह्यूमन कैपिटल में हमें क्या फायदा है, क्या कहते हैं कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। और अरब वर्ल्ड को अल्लाह ताला ने ऑयल दिया हुआ है, चाइना को टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। तो हमारी बड़ी अच्छी पोजीशन है हमारी कि हम मुसलमान कंट्री हैं, ह्यूमन कैपिटल मौजूद है। अरब वर्ल्ड और चाइना और पाकिस्तान ये आपस में कंबाइन करें, इट विल बी विन विन फॉर एवरीबॉडी। अच्छा, खुर्शीद निजाम साहब, ये वाला जो सिस्टम है, ये जो चाइना ने अडॉप्ट किया, वहाँ जाहिर है वन पार्टी सिस्टम है, वो पावर को या फाइनेंस को नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना बहुत आसान है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, ये उसमें पॉलिटिकल जस्टिस कैसे हो सकेगा? चूँकि काउंसलर लेवल तक हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जमातों का होल्ड होता है, तो ये इस सिस्टम में रहते हुए फिर ये कैसे कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट हो सकेगा? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, यहाँ जितने भी आपके फेडरल इलेक्शन और प्रोविंशियल बॉडी के इलेक्शन है, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को होना चाहिए जो कि लॉज बनाए। यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन जो होना चाहिए, ये एपॉलिटिकल होना चाहिए। ये इसके अंदर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करे, ताकि वो डेवलपमेंट लोकल लेवल पे हर आदमी अपने मोहल्ले में ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है, क्योंकि वो मोहल्ले वाले उसको जानते हैं। यहाँ पर ये लोकल बॉडी इलेक्शन में पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ, प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट वो बने पॉलिटिक्स जो कि लॉज बनाए, लेकिन असल है ये फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी काउंसिलर तक जाना, और वो अगर पॉलिटिकल होंगे तो वो लॉज को फॉलो करेंगे जो कि प्रोविंशियल एंड फेडरल बनाते हैं यहाँ पर, लेकिन पावर फाइनेंशियल उन्हीं के पास होगी, काउंसिलर्स के पास। तो ये बड़ा आसान है। इस वक्त इत्तेफाक से जो पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज करना इतनी बड़ी बात नहीं है कि लोकल बॉडीज को आप पॉलिटिकल कर दें और बाकी प्रोविंशियल फेडरल को आप पॉलिटिकल वो कर दें। सही। अच्छा, इसमें मैं एक जो बात, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बात कीजिएगा। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। देखिए, हमारे पास दो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एक हमने आपको बता दिया IT, जो सर्विस इंडस्ट्री 60% GDP ऑफ द होल वर्ल्ड। दूसरा हमारा फोकस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एग्रीटेक, क्योंकि 50% या 40% पॉपुलेशन हमारे देहात में रहती है, और वहां पे भी ह्यूमन कैपिटल है हमारा। सिर्फ वहां पे करना क्या है, शहरों में ये IT की एजुकेशन, जिसपे AI चैट GPT को प्रायोरिटी पे रखें। देहातों में एग्रीटेक की एजुकेशन, वो छोटी छोटी एजुकेशन, बड़ी बात नहीं है, 6 महीने के कोर्सेज हो, सर्टिफिकेट कोर्सेज हो, जिनमें उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाए। वो स्किल ट्रेनिंग की आजकल बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है। इस तरह से हमारे जो विलेजेस, देहात और जो अर्बन पॉपुलेशन है, दोनों मुल्क की इकोनॉमी में रोल अदा करेंगे। वो तो एकदम से आप देखेंगे कि फ्यू इयर्स में इकोनॉमी पूरी ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। सही। अब सर, वही जो दूसरा स्ट्रक्चर है वहाँ का, यानी जो शफाफियत को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है चेक एंड बैलेंस के जरिए, ये नॉमेनक्लेचर का, अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? चूँकि सवाल फिर वही आता है यहाँ पर कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों में, चाहे वो माशी हों, चाहे वो गवर्नेंस के हों, लेकिन उसमें सियासी भर्तियाँ होती हैं, और फिर ज़ाहिर है उन अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और शफाफियत, फिर उस पर भी सवालात उठते हैं, करप्शन भी होती है। तो ये अब इस निज़ाम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए, क्या चाइना हो चाहे कोई मुल्क हो, हर जगह करप्शन होती है। करप्शन का एक लेवल होता है, लेकिन इसके अंदर अगर कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी होगी ना, कि जहां करप्शन नहीं हो रही है और वो उसने परफॉर्मेंस ये दिया, तो उसको कैरेट, उसको रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव दिया जाए, तो ये हेल्दी कंपटीशन अपने आप काउंसलर्स और गवर्नमेंट के अंदर होना शुरू हो जाएगा। उसमें ऑटोमेटिक करप्शन कम होती है। जब हमको पता है कि नहीं भाई, हाथी घोड़े सब बराबर चल रहे हैं यहाँ पर, तो फिर वहां पर सिर्फ करप्शन होती है, लेकिन कोई कैरेट है नहीं हमारे पास। एक आदमी हार्डवर्क कर रहा है और एक आदमी बैठा हुआ है, दोनों को सैलरी बराबर मिल रही है। नहीं, इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए, जो आजकल नया सिस्टम चला हुआ है यहाँ पर, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। उससे एडवांटेज क्या होगा, जब हेल्दी कॉम्पिटिशन हो करके उसको खुद एडवांटेज फाइनेंशियली मिलेगा, तो फिर वो कॉम्पिटिशन भी होगा और वो और जोर लगाएगा अपने अपने एरिया को तरक्की करने के लिए।
सही। और खुशी साहब, जो तीसरे यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और फिर कुछ इदारे बिल्कुल सरकारी सतह पर काम करें, कुछ प्राइवेट हों, पाकिस्तान एक अरसे से स्टेट ओन एंटरप्राइजेज मईशत पर हमारी बोझ की सूरत में मौजूद हैं और हज़ारा अरब का पाकिस्तान इसमें लॉस कर चुका है, PIA अभी प्राइवेटाइज हुई है। इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट करें, कैसे तय किया जाएगा कि कौन से इदारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलें, कौन से इदारे सिर्फ सरकारी रहें, कौन सो को प्राइवेटाइज कर दिया जाए? देखिए, एक तो जो जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पर, इसके अंदर भी वो तो बिल्कुल ही यकीनन जिसके अंदर आपकी डिफेंस फोर्स है, तो वो तो यकीनन पब्लिक की प्रॉपर्टी रहेगी, गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी। लेकिन इसके अलावा SOEs बहुत से हैं जो लॉसेस कर रहे हैं, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो अभी आपने PIA का एग्जाम्पल दिया, चाहे पहले बैंक थे इन्वॉल्व। इसके अंदर जरूर प्राइवेट सेक्टर को हर हाल में इन्वॉल्व करना चाहिए और मेजोरिटी शेयर उनको देना चाहिए। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपका मैनेजमेंट सही हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर तो चाहेगा कि वो पैसा बनाए। जब वो बनाएगा तो जो पब्लिक के पास शेयर रहेगा वो ऑटोमेटिक उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और उसको प्रॉफिट उसको मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट बनाने के लिए उसमें मैनेजमेंट अच्छा करेगा और मेजोरिटी उसके पास रहेगी तो डिसीजन मेकिंग उसके पास मौजूद रहेगी। तो ये जरूर करना चाहिए। गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना, गवर्नमेंट को बिजनेस नहीं करना चाहिए सिवाय स्ट्रेटेजिक जो कंपनीज हैं या स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि चाइना में 85% जो टोटल मनी जमा होती है वो डिसेंट्रलाइज होकर के लोकल बॉडी तक, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल तक जाके स्पेंडिंग उसकी होती है, 85% ऑफ टोटल बजट। तो भाई हमको भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए ताकि वहां पर डिजिटलाइज ऑफ पावर हो और वहां से आप देखिएगा पूरी इकोनॉमिक अच्छी होगी। हर जगह छोटा छोटा करप्शन जरूर होगा, जीरो नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन वो भी उसका लेवल बहुत कम होगा क्योंकि आपने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्शीद निज़ाम साहब, प्रेसिडेंट ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। 2025 में हम पाकिस्तान में अगर महंगाई का एक जायज़ा लें तो इसमें वाज़ेह कमी देखी गई है जो पिछले चंद बरसों की बुलंद तरीन सतह से काफ़ी नीचे आई है। 2024 में जहां महंगाई 20% से ऊपर थी, वहीं 2025 में हमने देखा कि एवरेज जो था वो 4 से 6% के दरमियान रहा। किसी वक्त 6% से माइनर सी ये महंगाई ऊपर भी गई। अप्रैल 2025 में महंगाई एक मौके पर कम होकर सिर्फ 0.3% पर आ गई थी, जो आम लोगों के लिए एक बड़ा रिलीफ था। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि महंगाई से मुराद महंगाई बढ़ने की शरह है। लेकिन साल के आखिरी हिस्से में खास तौर पर अक्टूबर से नवंबर के दरमियान हमने महंगाई दोबारा बढ़ते हुए देखा, जो तकरीबन 6% तक पहुंच गई। और इस कमी की सबसे बड़ी वजह जो ओवरऑल साल में कमी रही वो खाने पीने की अशिया की बेहतर दस्तयाबी थी। सैलाब के बाद ज़राई पैदावार में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आते हमने देखी है। गंदम की फसल माजी के जो 2-3 साल रहे उनके मुकाबले में कुछ बेहतर रही और मुनासिब वक्त पर इम्पोर्ट्स की वजह से आटा और चीनी की कीमतें किसी हद तक कंट्रोल में रहीं। चीनी की कीमतें एक मौके पर हमने बहुत ऊपर जाते देखी, लेकिन साल के अख्ताम तक उसको भी अंडर कंट्रोल लाया गया। सब्जियों और दीगर पेरिशेबल आइटम्स की कीमतों में भी कमी आई, जिससे फूड इन्फ्लेशन कम होकर तकरीबन 5% तक पहुंच गया। अब चूंकि खुराक को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा मरकजी हैसियत हासिल है, इसलिए इसका ओवरऑल असर महंगाई पर नुमाया रहा। और दूसरी अहम वजह आलमी सतह पर तेल की कीमतें किसी हद तक अंडर कंट्रोल रहना था। इससे पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट के अखराजात कम हुए, जिसका फ़ायदा एक आम आदमी को मिला है। और डॉलर की कीमत भी पूरे साल स्टेबल रही। हमने देखा जो आज से पूरे एक साल पहले 1 जनवरी 2025 को 278 रुपये जो कीमत थी वो आज भी 280 के अराउंड मौजूद है। इसी तरह पेट्रोल प्राइस भी आज से पूरे एक साल पहले 1 जनवरी 2025 को 253-252 रुपये के अराउंड थी। वही कीमत आज भी ऑलमोस्ट 1-2 रुपये के फ़र्क से मौजूद है। तो अब हुकूमती और स्टेट बैंक की पॉलिसियों ने भी इस पूरे साल में महंगाई को कंट्रोल रखने में किसी हद तक किरदार अदा किया है। स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को काफ़ी अरसा ऊपर रखा, जिससे महंगाई का दबाव कम रहा और IMF प्रोग्राम के तहत एक जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो भी खासा बेहतर हुआ। लेकिन बिजली और गैस के नरखों में इजाफे का सिलसिला अभी भी जारी है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा है। अब जो चैलेंजेस इस वक्त हमें दरपेश हैं, 2025 के निस्बत 26 हमारा माशी एतबार से कितना बेहतर हो सकेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब महंगाई पर किसी हद तक हुकूमत कंट्रोल रखने में तो कामयाब रही 2025 में, लेकिन उसकी एक वजह शायद ये है कि बेस प्राइस इतनी बढ़ चुकी है कि वो जो परसेंटेज है वो इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती, चूंकि कीमतें पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 2025 और 26 में आप कैसे फ़र्क करेंगे? 26 में कुछ मामला आपको बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आज से 2.5-3 साल पहले मईशत के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो आम पाकिस्तानी के लिए जो था वो महंगाई का था।
आपको याद होगा 30, 31, 32% की शरह से महंगाई जो है वो बढ़ते चली जा रही है। इस वक्त मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इनकम का है, वो कुव्वत खरीद का है। और हुआ ये है कि पिछले 2.5-3 साल में जो महंगाई आई है उसको अगर आप मजमूई तौर पे देखें, मेरे तखमीने के मुताबिक कहीं 75, 80, 85% की मजमूई महंगाई हमने देखी है पिछले 2.5-3 साल के अरसे में। और इस 2.5-3 साल के अरसे में जब महंगाई 85% तक गई, हमारी आमदनी जो है, हमारी इनकम जो है वो नहीं बढ़ी, और उसका नतीजा ये निकला कि कुव्वत खरीद खत्म हो गई, और उसका नतीजा ये निकला कि तकरीबन कोई 47% आबादी पाकिस्तान की जो है वो शरह गुर्बत से गिर गई। तो अब मईशत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इनकम इंक्रीज के, पाकिस्तानियों की आमदन किस तरह बढ़ाई जाए। अब महंगाई का मसला नहीं रहा। ये यकीनी बात है कि 2.5-3 साल पहले आप समझिए कि हम एक आग के दरिया से निकल के आए, 30, 31, 32% तक की शरह से महंगाई बढ़ रही थी। अब वो मामला नहीं रहा। तो अब मसाइल जो हैं, जो चैलेंजेस हैं वो दो हैं। एक तो ये कि कुव्वत खरीद किस तरह बढ़ाई जाए, और कुव्वत खरीद बढ़ाने का तरीका यही है कि आमदन को बढ़ाया जाए। तो 2026 में जो फोकस है वो आमदन बढ़ाने पे होगा। महंगाई में समझता हूँ कि बड़े हद तक जब महंगाई की शरह जो है वो कंट्रोल में आ गई। और फारूक साहब, ये हम चलें पेट्रोल प्राइस जो कंट्रोल रखने में हम कामयाब रहे, हम इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल में ले आए, खाने पीने की अशिया की कीमतें भी किसी हद तक हमने स्टेबल कर ली, लेकिन ये जो एनर्जी टैरिफ है इस वक्त ख़ासतौर पर हमारी इंडस्ट्री के लिए और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी किसी हद तक इसका जो बोझ है वो हम पूरे साल उसको नहीं मैनेज कर सके। अब आगे आपको 2026 में ये मामला कुछ बेहतर होता दिखाई दे रहा है? देखिए 2025 के जो दो बड़े असबाक अगर हम सीखना चाहें तो एक सबक तो यह है कि पाकिस्तान के पास बेतहाशा बहुत बड़ी मिकदार में दुनिया के कीमती तरीन असासाजात जो हैं वो मौजूद है, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो। लेकिन जिस चीज का फुकदान है वो है कमांड क्लैरिटी का, यानी कि जो इन्वेस्टर है वो जियोलॉजी को इन्वेस्ट नहीं करता, वो इन्वेस्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के ऊपर, वो इन्वेस्ट करता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि झगड़े के अगर झगड़ा हो जाए तो उसका रेजोल्यूशन किस तरह निकालना है। तो मामला है यहाँ पे कमांड क्लैरिटी का। असासे मौजूद है, मैं समझता हूँ कि बेतहाशा सरमाया भी मौजूद है दुनिया भर में जो पाकिस्तान आना चाहता है, लेकिन वो रुका बैठा है कि अगर कमांड क्लैरिटी पाकिस्तान में मिल जाए तो फिर वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। और उसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तानियों की आमदन बढ़ेगी, और आमदन बढ़ने के नतीजे में फिर वो जो मसाइल हैं महंगाई वाले, जो मसाइल हैं आपकी कुव्वत खरीद वाले, वो नीचे आ जाएंगे। देखिए 2025 में दो बड़े डिफेंस के शोबे में जो एग्रीमेंट हुए हैं, कोई $4.5 अरब का अजरबैजान के साथ, कोई $4.5 अरब का लीबिया के साथ। वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि $1 अरब का इजाफी जीडीपी अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में आता है तो इसका मतलब है कि 3 लाख इजाफी नौकरियां निकलेंगी। तो जरूरत इस चीज की है कि इसी सिमत में हम तेजी से आगे बढ़े, मजीद एक्सपोर्ट्स हो, मजीद सेक्टर की डाइवर्सिफिकेशन हो, सिर्फ टेक्सटाइल और बेडशीट के पीछे ना जाएं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं और सिक्योरिटी इक्विपमेंट जो है इसके नतीजे में अगर मजीद एक्सपोर्ट्स होती हैं तो उसके नतीजे में जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया कि $1 अरब की एक्सपोर्ट के पीछे तकरीबन 3 लाख इजाफी नौकरियां निकलती हैं। तो नौकरियां निकलती हैं तो इसका मतलब आमदन बढ़ती है। तो चैलेंजेस जैसे आपने भी उसका जिक्र किया, वाकई में बिजली का शोबा बहुत बड़ा चैलेंज है, गैस का शोबा बहुत बड़ा चैलेंज है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो 110 PIA के अलावा बाकी बची हैं बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो बहुत बड़ा बोझ है आम पाकिस्तानी के ऊपर और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। तो चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कैपिटल दुनिया भर से इस वक्त तैयार है पाकिस्तान को टेस्ट करने के लिए अगर उसको एक इशारा जाता है कि कमांड क्लैरिटी पाकिस्तान में आ रही। तो फारूक साहब, ये इन चैलेंजेस से निपटने की इस वक्त जो हिकमत अमली है वो दुरुस्त दिखाई दे रही है। स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में हमने चलें पहली प्राइवेटाइजेशन PIA की सूरत में देखी, बहुत ताख़ीर से हुई, लेकिन चलें उस पर हमने देखा कि लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद इस वक्त हमारी मार्केट में मौजूद है। तो इन लोकल इन्वेस्टर्स के थ्रू फिर हम जो ओवरसीज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी लाने में कामयाब हो जाएंगे, मज़ीद लोकल इन्वेस्टर्स भी आगे बढ़कर प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा लेंगे।
देखिए, बड़ी देर ही की हमने। पीआईए अगर 25 साल पहले प्राइवेटाइज हो जाता तो आप अंदाजा कीजिए कि आपका, मेरा और पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का 1000 अरब रुपया बच जाता, जो उसने पीआईए ने पिछले 20-25 सालों में नुकसान किया है। देखिए, हम कहते हैं हुकूमत ने नुकसान किया, नुकसान तो आपका मेरा होता है, नुकसान पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का होता है। तो ये एक इशारा तो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस की तरफ से आया है पीआईए के हवाले से। लेकिन बिजली के शोबे में तकरीबन 21-22 सेंट का एक यूनिट हम पाकिस्तान में बेच रहे हैं। हमारे हमसाया ममालिक में उससे आधे से भी कम कीमत है। उसमें कोई खातिर खा इक़दाम जो वो नजर नहीं आते। लगभग 2500 अरब का गर्दिशी कर्जा हमने इकट्ठा कर दिया है। इसी तरह गैस सेक्टर में कोई 2600 अरब का कर्जा, गर्दिशी कर्जा इकट्ठा कर दिया है। दोनों सेक्टर्स में अभी तक कोई खातिर खा इक़दाम जो है, इस्लाहाती इक़दाम नजर नहीं आते। सही। तो अब फारूक साहब 2026 में हमें 2025 से क्या मुख्तलिफ करना पड़ेगा, चूँकि अब ये इस हुकूमत के 2 साल, उससे पिछले भी इन्हीं की कंटिन्यूटी थी, तो एक अच्छा खासा 3-4 साल का एक पीरियड गुजार चुके हैं, IMF प्रोग्राम भी मिल चुका है। अब ये जो स्टेबिलिटी हम थोड़ी बहुत देख रहे हैं, ये ग्रोथ में शिफ्ट हो सकेगी 2026 में? देखिए, 2025 में खासतौर पे अगर एक तारीख आप ध्यान में रखिए कि 12 नवंबर 2025, मैं समझता हूँ कि उसके बाद का पाकिस्तान जो है ये एक मुकम्मल तौर पे नया पाकिस्तान। आप सोचिए कि शायद झंडा पुराना है, पाकिस्तान मुल्क जो है वो एक नया है, नक्शा चाहे पुराना है लेकिन एक कमांड नई है। और उसमें जो वाज़ेह तब्दीलियां नजर आती हैं वो एक तो ये है कि पावर तकरीबन मुकम्मल तौर पे सेंट्रलाइज हो गई। दूसरी तब्दीली है कि जो अदलिया है वो रिस्ट्रक्चर हो गई है। और तीसरी तब्दीली उसमें जो नजर आती है कि अब रियासत का जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो शिफ्ट हो गया है एक मिलिट्री बैक मॉडल की तरफ। अब देखना यह है कि ये जो पावर सेंट्रलाइज हो गई है ये किस सिमत में जाती है। क्या ये सिमत इख्तियार करती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सियासत को और स्ट्रीट को कंट्रोल किया जाता है, या ये सिमत इख्तियार करती है जिसमें इस्लाहाती इक़दाम आते हैं, जिसमें नेशन बिल्डिंग शुरू होती है। तो 2025 में पावर सेंट्रलाइज हो चुकी है मेरे नजदीक। अब हमें देखना है कि उसकी सिमत क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेकर वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। 2025 में ई कॉमर्स के शोबे में कितनी नुमायां तरक्की देखने को मिली है, आज इस सेगमेंट में हम इस पूरी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट गुज़िश्ता 5 साल में तकरीबन 176% इजाफे के साथ 4.7 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुकी है और मजमूई अर्निंग्स 5 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री रिपोर्ट 2024 के मुताबिक ये शोबा 2029 तक 6.7 बिलियन डॉलर तक भी पहुँच सकता है। आज 2025 में अब ये गुजर चुका है, तो इसमें ई कॉमर्स सेक्टर में क्या कुछ हुआ है, कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव हुए और क्या चैलेंजेस अभी भी दरपेश हैं इस इंडस्ट्री को, उसका हम जायजा लेते हैं। हुकूमत की नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी दूसरी जो है वो 2025 से 2030 तक के 5 साल पॉलिसी तैयारी के अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और इस पॉलिसी का मकसद 2030 तक ई कॉमर्स मार्केट को 20 बिलियन डॉलर तक लेकर जाना है। अब इसमें MSMEs की डिजिटाइजेशन के साथ साथ लॉजिस्टिक्स की बेहतरी और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पर खास तवज्जो भी दी जा रही है। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम और मलेशिया पाकिस्तान इकनॉमिक पार्टनरशिप जैसे फोरम्स पर डिजिटल ट्रेड में अहम किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत की कोशिश है कि मेटा जैसे आलमी इदारे AI एथिक्स के साथ डिजिटल सेफ्टी और ई कॉमर्स स्टैंडर्ड्स के लिए पाकिस्तानी नौजवानों की AI ट्रेनिंग पर में ताउन करें। ये इकदाम नेशनल AI पॉलिसी 2025 के साथ उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम और डिजिटल नेशनल पाकिस्तान एक्ट की डिमांड भी हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ई कॉमर्स और डिजिटल तरक्की को सबसे बड़ा खतरा स्किल्ड अफराद की कमी से है। 7 लाख से ज़ायद ऑनलाइन MSMEs होने के बावजूद माहिर प्रोफेशनल्स की कमी के अलावा लॉजिस्टिक्स के मसाइल और डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ कस्टमर सर्विस को भी ये मुतासिर हो रही है। ई कॉमर्स एक मल्टी डिसिप्लिन फील्ड है जिसके लिए डेटा लिटरेसी और ऑपरेशनल स्किल्स ज़रूरी हैं। अगर स्किल डेवलपमेंट को पॉलिसी का मरकजी हिस्सा ना बनाया गया तो 20 बिलियन डॉलर का टारगेट हासिल करना शायद मुश्किल हो सकता है। 2025 में पाकिस्तान की ई कॉमर्स तेज़ी से बदली है। ज़्यादातर नौजवान अब मोबाइल फ़ोन पर ख़रीदारी करते हुए नजर आते हैं और इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर
बराह रास्त सेल्स भी अब आम हो चुकी हैं। छोटे चैटबॉट्स AI कारोबार से भी अपने कारोबार में बेहतरी ला रहे हैं। कस्टमर्स माहौल दोस्त पैकेजिंग और तेज़ डिलीवरी चाहते हैं, इसीलिए बड़े प्लेटफॉर्म सेम डे सेम डिलीवरी पर भी काम कर रहे हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन बुक रेंटल बिजनेस के साथ मर्जर करके ई-कॉमर्स के कारोबार में डिलीवरी को चंद मिनट्स तक भी महदूद करने में कामयाब रहे हैं। अब इसमें ज़्यादातर ऐसी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो डेली के सौदे जिसमें जो शामिल उसमें अशिया होती हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनकी ऑनलाइन सेल्स भी कर रही हैं। अब दूसरी तरफ 2025 के फाइनेंस एक्ट में कोरियर सर्विसेज पर टैक्स ने छोटे ऑनलाइन बेचने वालों की कॉस्ट को बढ़ा दिया है, जिससे हज़ारों माइक्रो बिजनेस खतरे में पड़ गए। अब इसमें मुख्तलिफ ई-कॉमर्स आपस में मर्जर के ज़रिए अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में बेहतरी महसूस कर रहे हैं और डिजिटल वॉलेट्स जैसे ईजी पैसा ने कैश ऑन डिलीवरी को कम किया है, मगर देही इलाकों में अदायगी के मसाइल अभी भी मौजूद हैं। अब ये जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, इनसे कैसे निपटा जा सकता है और बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, साकिब अजहर साहब हैं जो CEO हैं एनेबलर्स के। हमारे बहुत शुक्रिया साकिब साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो पॉलिसी है ई-कॉमर्स की, वो अपने आखिरी फेज़ में 2025 से 2029 तक के 30 तक के जो टारगेट्स हैं, क्या पाकिस्तान इस मौजूदा अभी ये ग्रोथ को देखते हुए उनको हासिल करने में कामयाब हो जाएगा? सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट सोचना शुरू किया गवर्नमेंट ने कि ई-कॉमर्स पॉलिसी को भी बनाया जाए। अब 2025 में इस बारे में सोचा गया, लेकिन सबसे पहले ये सोचना होगा कि पॉलिसीज क्या यूजर फ्रेंडली हैं या एग्जिस्टिंग पॉलिसीज जो चल रही हैं क्या वो इस वक्त ई-कॉमर्स फ्रेंडली हैं या नहीं। मैं थोड़ा सा बिल्कुल एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा आपको। मलेशिया की एग्जाम्पल ये है कि उन्होंने छोटे SMEs और बड़े SMEs को सेगमेंट किया है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी ई-कॉमर्स का स्टोर है या कोई आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, आपकी 3.5 करोड़ रुपए से कम सेल है, तो आपको 1 या 2% टैक्स देना होगा। कुछ लोगों को छूट भी दी गई है। और अगर आपका 3.5 करोड़ से ज्यादा सेल है तो फिर ऑब्वियसली आपको एक सर्टेन ब्रैकेट में लाया जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिसी है कि किसी की अगर 1 लाख रुपया भी सेल है या 10 करोड़ भी सेल है, उसको उतना ही टैक्स देना है। तो कोई सेगमेंट है ही नहीं कि छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करना ताकि वो ग्रो कर सके। तो एक तो ये बहुत जरूरी है इस वक्त देखना। और दूसरा, जैसे आपने कहा लॉजिस्टिक्स के बारे में, इस वक्त ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि पाकिस्तान में जो लॉजिस्टिक्स के नाम पे फ्रॉड्स हो रहे हैं और जो इस वक्त रिटर्न और रिफंड्स की जो रेशो है पाकिस्तान में, वो तकरीबन 25 से 30% है, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो कैश ऑन डिलीवरी का निज़ाम है उसको चेंज करके डिजिटल पेमेंट्स पे लाना होगा, तभी हम लोग अपनी पॉलिसीज को मजीद मैच्योर कर पाएंगे। इस वक्त जो ई-कॉमर्स में अगर हम देखें, जैसे आपने अभी अपनी टॉक में कहा कि हम $6 बिलियन पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो जा चुके हैं। 4 बिलियन अलग है जो कि ट्रैवल रिलेटेड है, वो भी ई कॉमर्स है कि लोग अपनी टिकटिंग भी जो बुक कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं। सो ये $10 बिलियन के अगेंस्ट एक पूरी मार्केट ई कॉमर्स की पाकिस्तान में बन चुकी है। तो ये इस वक्त हमें सब्सिडाइज करना होगा बहुत सारी चीज़ों को। अगर हमें पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स को ले जाना होगा, तो जैसे चाइना की एक प्रोडक्ट अमेरिका में $2 में पहुंच जाती है 1 kg, और पाकिस्तान की तकरीबन 5,000 रुपए में पहुंचती है 1 kg अमेरिका में। तो वो ऑब्वियसली जब मार्जिन ही नहीं बचेंगे तो आप कैसे पूरी दुनिया में सब्सिडाइज के बगैर जो है वो कम्पीट कर पाएंगे, जो कि इस वक्त दुनिया जो ई कॉमर्स पे ग्रो कर रही है। सही। और साकिब साहब, जो ज़ाहिर है जो इक़दामात हुकूमत ने उठाने हैं, जो उन्हें सपोर्ट करना है इस इंडस्ट्री को, वो अपनी जगह पर, लेकिन जो कंपनीज़ ने ख़ुद करना है अपनी सर्विसेज को बेहतर करने के लिए, अपनी पैकेजिंग या जो प्रोडक्ट वैल्यू है उसको बेहतर करने के लिए, उसमें भी अभी आप बेहतरी की काफ़ी गुंजाइश देखते हैं, चूँकि एक ट्रस्ट का भी इशू है जो आहिस्ता आहिस्ता अब ज़ाहिर बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं। जी बिल्कुल। मैं ओवरसीज ई कॉमर्स ऑब्वियसली पाकिस्तान की बड़ा ग्रोइंग फैक्टर है, बट दूसरी बात ये कि सोशल ई कॉमर्स मीन्स के इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 7 से 8 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं। वो 7 से 8 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स में से अगर 100 लोग भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो 72% लोग
ब्राउजिंग सोशल मीडिया करते हुए ऑनलाइन बाइंग करते हैं। अब उनका जो एक्सपीरियंस है वो, जैसे आपने पैकेजिंग की बात की कि बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, कोई फेसबुक पे पेजेस है जो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है, और लोग जब उनसे ऑर्डर करते हैं, जब वो आता है तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि इसको किस तरह से पैकेजेस में अच्छे तरीके से पैक करके भेजना है, क्योंकि कोई रूल एंड पॉलिसी तो है ही नहीं। क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में इस वक्त मैं छोटा सा आपको एक फ्रॉड बताना चाहूंगा जो पाकिस्तान में हो रहा है, कि इस वक्त अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा ऑर्डर प्लेस करता है तो कैश ऑन डिलीवरी है इस वक्त, तो फिर आपके जो डेटा है वो लीक हो गया किसी वजह से, जो कि हो जाता है बहुत सारी वजूहात की वजह से, तो आपके घर में कोई बंदा पैकेज लेकर आता है और वो कहता है जी 4,000 रुपए का आपने ऑर्डर किया था, और जब बंदा 4,000 दे के अंदर पैकेज लेके जाता है तो पैकेज में कुछ होता ही नहीं है। तो फेक डिलीवरी ड्राइवर्स भी मार्केट में बहुत ज्यादा मौजूद है इस वक्त, जो कि आपको एज अ कोरियर कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, जो कि होते नहीं है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस की मीडिया की तरफ से चाहिए, जो कि बताए लोगों को कि पहले आपने कोरियर कंपनी की ऑथेंटिसिटी वैलिड करनी है, क्या ये वही मेरा ऑर्डर है जो मैंने किया था, या कहीं से ये डाटा चोरी करके आकर वो 4,000 कलेक्ट करके भाग गया। ये बहुत ज्यादा इस वक्त कॉमन है पाकिस्तान में। और साकिब साहब, जो फ्रॉड केसेस हैं चलें वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के केसेस हैं और उन पर जो फिर कंप्लेंट्स का या क्लेम का जो क्राइटेरिया है वो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग और इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो भी फिर ये ऑनलाइन शॉपिंग के रुझान को कम कर सकता है, इस पर असरअंदाज हो सकता है। देखिए, इस पे गवर्नमेंट को फोकस ग्रुप बनाने की जरूरत है। हम बहुत दफा सजेशन दे चुके हैं कि आप एक फोकस ग्रुप बनाइए, फोकस कंप्लेन सेल बनाइए, जो सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स की चीजें डील कर रहा हो। अभी ये कहते हैं FIA में कंप्लेन कर दें, सर्विस सिविल कोर्ट में चले जाएं, वो बंदा कहता है मैंने यार 4,000 की चीज ली थी, मैं कहाँ इन चक्करों में पड़ूंगा। तो आपको एक कंप्लेन सेल बनाना होगा फोकस ग्रुप का, जिसका बेसिक SOPs ये हो कि 48 आवर्स के अंदर अंदर उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करे, तभी इस चीज को कंट्रोल लिया जाएगा। यही पूरी दुनिया मुआशरे में होता है। दुनिया में 30 डेज की गारंटी अगर किसी ने दी है या 30 डेज रिफंड पॉलिसी दी है, तो वो 30 डेज में रिफंड नहीं कर रहा, तो फिर कहाँ पे कंप्लेन करनी है? वो लोगों के पास है ही नहीं, एक प्रोसेस ही नहीं है। कहाँ से क्या? क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट ये बन चुकी है, इसको अभी से ना पकड़ा तो ये वो कहते हैं जब जिन बोतल से निकल जाए तो वो हाथ नहीं आता, तो अभी पकड़ना होगा। तो साकिब, जो फोकस इस वक्त हमारी गवर्नमेंट का IT इंडस्ट्री पर है या दीगर और कुछ शोबों पर है, उतना फोकस अगर इस इंडस्ट्री पर दिया जाए तो ये अभी भी ये ऑलमोस्ट $5 बिलियन के अराउंड का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये कहाँ तक पहुँच सकती है अगले 2-3 सालों में? देखिए, ये आप छोटी सी एग्जांपल लें। कुछ ही साल पहले सऊदी अरेबिया की जो ई कॉमर्स मार्केट है वो 1 बिलियन पे थी, आज वो $13 बिलियन पे जा चुकी है। उन्होंने अपनी फेडरल ई कॉमर्स मिनिस्ट्री को लॉन्च किया, यानी एक अलग से मिनिस्ट्री है जो कि बेसिकली इस पूरी चीज को देख रही है। ये अगर आप आज यहाँ से फॉर एग्जांपल आप यहाँ से जो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं, कितने टैक्सेस कलेक्ट कर लेंगे आप? 2-3 अरब रुपया कलेक्ट कर लेंगे इनसे। आप 2-3 अरब या कोई 50% या 100% भी एक साल के लिए सब्सिडाइज कर दीजिए, तो देखेंगे इंडस्ट्री कहाँ जाती है। दिस इज व्हाट मलेशिया डिड, दिस इज व्हाट इंडोनेशिया डिड, दिस इज व्हाट बांग्लादेश डिड, एंड दैट्स व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग टू सब्सिडाइज दोज इंडस्ट्री हु आर ग्रोइंग रैपिडली। हम नहीं कह रहे कि टैक्स माफ कर दें, थोड़े अरसे के लिए देखें तो सही कि ऐसा मुल्क जहां पर 216 मुल्कों में पेपॉल है और पाकिस्तान में नहीं है, और वो तीसरे नंबर पर दुनिया में फ्रीलांसिंग कौम है, जहां 35 से 40 लाख फ्रीलांसर्स हैं, तीसरे नंबर पर 216 मुल्कों में है। और उस मुल्क में जहां पर 201 मुल्क में पेपॉल है, वहां पर 15 मुल्क ऐसे हैं जहां पेपॉल नहीं है, और वहां पाकिस्तान भी है। तो इमेजिन करें यहाँ पर थोड़े सी चीजों को अगर लेकर आया जाए जो कि पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये देखें कहां पर जाते। और साकिब साहब, इस वक्त जो लोकल कंपनीज हैं वो compete कर पा रही हैं इंटरनेशनल कंपनीज के साथ? पाकिस्तान में जो इस वक्त प्रोडक्ट्स लोग बाई करते हैं, परचेज करते हैं, उसमें ज़ाहिर है जो ज़्यादा ट्रस्ट होता है वो अभी भी इम्पोर्टेड कंपनीज पर ही ज़्यादा होता है। तो पाकिस्तानी कंपनीज वो ट्रस्ट गेन करने में अब कामयाब हो पा रही हैं? देखिए, पाकिस्तान के बहुत सारे अक्सरियत लोग जो है इस वक्त पाकिस्तान से बहुत कम सोर्स कर रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमें अपना मुल्क अजीज है, लेकिन यहाँ पर जो कस्टम्स के इशू हैं, यहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स के इशू हैं, तो बेहतर है कि लोग चाइना से डायरेक्ट ही सोर्स करके अमेरिका पहुंचा देते हैं और वहां से फिर बेसिकली फॉरेन इनकम को पाकिस्तान लेकर आते हैं। असल में तो होना चाहिए यहाँ की प्रोडक्ट को शिप करें, यहाँ की प्रोडक्ट को सोर्स करें और अब दुनिया में बेचें। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि 10 में से शायद 2 लोग कर रहे हो,
8 लोग चाइना से या दूसरे मुल्कों से सोर्स कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे लॉजिस्टिक्स इश्यूज इतनी नहीं है। प्राइस की कंपैरिजन अगर देखें जाए तो वहाँ प्राइसिंग कम है, क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अवेयरनेस की जरूरत है। मैन्युफैक्चरर्स जो इस वक्त बैठे हैं वो कहते हैं जी हमें पूरा कंटेनर के पैसे दो और हमसे पूरा कंटेनर लो, आगे जो मर्जी करो। तो ब्रांड माइंडसेट नहीं जब तक आएगा, हमारे लिए ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस बने हुए हैं यहाँ पर ब्रांड माइंडसेट सिखाना होगा मैन्युफैक्चरर को, ना कि कंटेनर माइंडसेट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब अजहर साहब, CEO इनेबलर्स ई कॉमर्स, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।